आइसक्रीम लाना है। साउन कहता है तुम रुको मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो लाने चला जाता है। हीजू किडनैपर वाले फोन से उसे फिर कॉल करती है। साउन उससे कहता है कि कहीं डर तो नहीं गया ना 406। हीजू कहती है लगता है तुमने मेरे धमकी को हल्के में ले लिया, इसीलिए मैंने वो ब्लास्ट तुम्हें इसका सीरियसनेस समझाने के लिए किया है। तो बता तुमने क्या डिसाइड किया। तो उल्टा साउन उससे पूछता है कि मेरे हीजू को छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा। जो सुन हीजू के पास तो कोई जवाब ही नहीं होता। साउन फिर पूछता है तुम हमारा डिवोर्स करा के क्या हासिल करना चाहते हो। हीजू कहती है वैसे भी तो तुमने कोई प्यार करके उससे शादी नहीं की है, ना ही तुम अभी उससे प्यार करते हो, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते। साउन कहता है तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम किसी और के फायदे के लिए मुझे धमकी दे रहे हो। असल में हीजू के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है, और याद रखना तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगा, और मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर कॉल काट देता है। हीजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सोच क्या रहा है। थोड़ी देर में साउन उसके लिए बियर और आइसक्रीम ले आता है और आते ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुन हीजू शॉक्ड हो जाती है। साउन कहता है कि जशन की अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे, भले ही कोई स्कैंडल हो या रूमर हो, मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आना चाहिए। ये बोलकर उसके करीब आने लगता है और उसके होठों पे लगी झाग साफ करता है। उसे कहता है कि इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होना, मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम्हें पूरी मेहनत करनी होगी, और इंटरव्यू में मुझसे कोई हेल्प एक्सपेक्ट मत करना। ये बोलकर वो जाने लगा था तो हीजू उसे रोककर पूछती है कि तुम मुझे अपने साथ क्यों चाहते हो। अगर मैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन गई तो मेरा नाम और चेहरा पूरा देश जान जाएगा, तो क्या इसे तुम और तुम्हारी फैमिली हैंडल कर पाएगी। साउन हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम्हें तो ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। हीजू कहती है मुझसे बेहतर और कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और एक्सपीरियंस ही सब कुछ नहीं होता, मैं इंसान का चेहरा देकर बता सकती हूँ वो क्या कहने वाला है। साउन उसके करीब आते हुए कहता है कि अच्छा तो बताओ मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया और मेरे ऑफिस में ब्लास्ट किया वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही बातें जानता है। ये सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। उस किडनैपर ने जो भी कहा ये सच है, पर मुझे ये पसंद नहीं है। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि तू गलत है, उसे कहना चाहता हूँ कि तू हमारे बारे में सब कुछ नहीं जानता। ये बोलकर वो हीजू के रूम में चला जाता है। हीजू उसके पीछे पीछे आती है तो देखती है साउन तो उसके बेड पे लेट गया है और हीजू को सोने आने के लिए बुलाता है। हीजू उसे घूरने लगती है तो साउन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। फिर भी वो खड़ी रहती है तो साउन लाइट्स ऑफ कर देता है और कहता है फिर जो भी मन करे काट लो। वही जो लाइट्स ऑन करती है। साउन कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ कर दूंगा तो फिर सपना देखती रहो, अगर कुछ करना हो तो पहले कर लेता, या फिर कहीं तुम मुझे देखकर कंट्रोल नहीं कर पाओगी, ये सोचकर तुम्हें डर लग रहा है। अगर ऐसा है तो मत ही आओ। पर ये सुन हीजू उसका पीलो छीन लेती है और उसके साइड में लेट जाती है। वो दूसरी ओर फेस करने जा रही थी तो साउन अपनी तरफ फेस करने कहता है और बताता है कि उसे मेरे ऑफिस के बारे में पता है तो घर का भी पता होगा, इसीलिए हमारा घर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, इसलिए आज रात सारी चिंता छोड़कर आराम से सो जाओ और अपने किडनैपिंग के दिन के बारे में भूल जाओ, जो भी सुना वो सब कुछ भूल जाओ। हीजू अपने मन में कहती कि तुमने उस दिन जो कहा था क्या वो सब कुछ भूल जाओ। साउन अपनी आंखें बंद कर जाता तो हीजू उसे कुछ देर देखती रहती है, देन वो भी सो जाती है। तभी साउन अपनी आंखें खुलता है उठ के चला जाता है। तभी में हीजू को एक बुरे सपने के जरिए उसके ना बोलने का रीजन पता चलता है। तो 20 साल पहले हीजू की मॉम चेयरमैन होम के साथ रहती थी, जिनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन तीनों बच्चे घूमने गए थे, अभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें चेयरमैन होम का बेटा मारा गया था और उनकी बेटी डेथ हो गई थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद सेइना को सुनाई नहीं देता है, लेकिन हीजू को कुछ भी नहीं हुआ था। हीजू को जब हॉस्पिटल में होश आया तब उसकी माँ उसे पागलों की तरह डांटने लगी, तुम ठीक कैसे हो सकती है, तुम्हें कैसे कुछ भी नहीं हुआ। हीजू रोने लग गई थी तो उसकी माँ जोर से उसका मुंह बंद करने लग गई थी। उसे दर्द हो रहा था फिर भी उसकी माँ हाथ नहीं हटा रही थी। तभी उन्हें कुछ सूझता है, कहती कि चुपचाप रहना, अब से तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम इस एक्सीडेंट से इतने शौक में हो कि तुम बोल नहीं सकती। अब से ये तुम्हें याद रखना है कि जब तक चेयरमैन होंग तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए अब से तुम कभी बात नहीं करोगी। तो इसी बुरे सपने के साथ हीजू की नींद खुलती है। इधर नर्सिंग होम से हीजू के डैड को वो किडनैपर उठा लेता है और उन्हें नर्सिंग होम से काफी दूर ले आता है। उनके फोन से हीजू को वीडियो कॉल करता है तो यहाँ किडनैपर का फेस रिवील होता है, लेकिन वो हीजू को अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो अगला कर बात करता है, उसकी आंखों का कलर अलग अलग है। अब उसकी आवाज से हीजू पहचान जाती है कि वो किडनैपर है। उसे अपने डैड की फिक्र होने लगती है। किडनैपर कहता है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है ना, और तुम ही उस फोन को यूज करके साउन को धमका रही हो, लेकिन तुम्हें उससे चाहिए क्या, जवाब दो वरना मैं वो फोन लेने आ रहा हूँ। हीजू डरते हुए कहते हैं कि मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। किडनैपर तो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तुम पसंद आई क्योंकि मेरा और तुम्हारा गोल एक जैसा ही है, इसीलिए तुम उसे कॉल करती रहो और वो फोन तुम रख सकती हो, उसे धमकी देती रहो, पर अगर पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कैमरे के सामने वो कुछ उखाड़े हुए दांत दिखाता है और कॉल काट देता है। जो साउन जो प्रेसिडेंट के साथ एक जगह आया हुआ था उसे एक मैसेज आता है। इधर हीजू जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है जहां उसके डैड अब भी बेहोश थे। तो एक नर्स बताती है कि इन्हें टहलाने के लिए ले जाया गया था, जो थोड़ी देर के लिए दूसरे पेशेंट को देखने गई थी कि तभी हीजू के डैड गायब हो गए थे और ये नर्सिंग होम से काफी दूर जाकर मिले। पुलिस भी आ चुकी थी जिन्हें इनके पास वो दांत मिले थे जो हीजू के डैड के नहीं थे। तो पुलिस हीजू को रिपोर्ट लिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। जाते हुए पुलिस के कार की रेडियो को भी अचानक से कुछ हो जाता है, जिसे देखकर हीजू और ज्यादा डर जाती है। उसे किडनैपर की धमकी याद आती है। अचानक से वो कार रोकने के लिए कहने लगती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग सा लग रहा था। बाहर आकर वो तो काफी रोना लगती है अपनी सिचुएशन को याद करके, क्योंकि बचपन से उसके साथ बहुत बुरा होता आया है। उसकी मॉम इतनी ज्यादा कंट्रोलिंग है, 20 साल उसे से बोलने तक नहीं दिया, जबरदस्ती शादी करा दी, फिर ये किडनैपर उसके पीछे बढ़ गया, इवन अब इसके डैड को भी खतरा है। ये सब याद करके वो बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। तभी ये पुलिस वाले
कैंपेन की तरफ प्रेसिडेंट की कार आते हुए देखकर डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कार से साउन निकलता है और हीजू की तरफ आने लगता है। साउन को देखकर पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं। साउन उन्हें थैंक यू कहता है और जाने के लिए कहता है। पुलिस वालों को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमें इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है रिपोर्ट लिखाने के लिए। साउन कहता है आप लोग जा सकते हो, मैं खुद आऊंगा रिपोर्ट लिखाने। ऑफिसर कहता है कि सॉरी पर आपका इनके साथ रिलेशन क्या है। साउन हीजू को उठाता है, बताता है कि हीजू मेरी वाइफ है। जो सुनिए तीनों हैरान होते हैं कि साउन ने कभी भी हीजू को अपनी वाइफ बोलकर इंट्रोड्यूस नहीं कराया था। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें साउन को प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, जिनके जाने के बाद साउन के फोन पे नर्सिंग होम से कॉल आया था, क्योंकि हीजू के डैड के केयरटेकर के पास साउन का नंबर था। तो साउन को पता चल गया था कि हीजू के डैड नर्सिंग होम में नहीं मिल रहे थे। इस बारे में पता चलते ही प्रेसिडेंट की चीफ ने साउन से प्रेसिडेंट की कार ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की कार को कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से साउन नर्सिंग होम जाते हुए हीजू के पास पहुंचा। तो उसने ऑफिसर्स को बताया कि हीजू मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं बाद में रिपोर्ट लिखाने आऊंगा। और वो इस बात को ऑफिसर से सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तो ऑफिसर साउन के साथ एक फोटो खिंचाने की रिक्वेस्ट करता है। इस पे साउन कहता है कि मैं जब पुलिस स्टेशन आऊंगा तब जरूर खिंचाऊंगा और आपको मेरी ये पर्सनल बातें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। ये बोलकर वो हीजू को अपने साथ ले गया और मैं उसे बताया कि तुम्हारे डैड के नर्स के पास मेरा नंबर था, इसीलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दिया था और अब हमें तुम्हारे डैड को दूसरे में शिफ्ट करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ संभाल लूंगा। जो सुन हीजू अपने डैड के बारे में सोचकर रोने लग जाती है। अब रोनी की आवाज को तो वो नहीं रोक सकती। सुन साउन कहता है कि तो तुम ऐसे आवाज कर सकती हो। हीजू चुप हो जाती है। उन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है रो सकती हो। इधर रात को यूरी अपने रेगुलर रेस्टोरेंट आई होती है, जहाँ सांगू भी पहले से आया हुआ था। दोनों साथ में ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यूरी जो बहुत ही चुलबुली टाइप सी लड़की थी, आते ही वो सांगू को टीज करते हुए फ्लर्ट करने लग जाती है। दोनों अपने बारे में थोड़ा कैजुअली बात करते हैं, देन अपने आइडल्स एंड क्रश के बारे में बात करते हैं। सांगू बताता है कि उसे काफी टाइम से किसी पे क्रश है, जो यूरी तुरंत गेस कर लेती है। सांगू को हीजू पे क्रश था, तो यूरी को उस दिन साथ में लंच करते हुए समझ में आ गया था। देन यूरी उसे अपने आइडल यानी साउन के बारे में बताती है। साउन जो पहले एक न्यूज एंकर था, लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था, जिस वजह से यूरी तो उससे पहले बहुत डरती थी। लेकिन साउन ने उसे बहुत कुछ सिखाया भी था एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। पर फिर साउन प्रेसिडेंट का स्पोक्स पर्सन बन गया, जॉब छोड़ दिया, शादी भी कर लिया। सांगू पूछता है उसने किससे शादी की, तो यूरी बताती है कि साउन एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से आता है। उनके ग्रैंडपा तो बहुत बड़े बिग शॉट थे, इवन उनके रिलेटिव्स को भी ना कोई मिनिस्टर्स हैं, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि उनकी शादी की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली की बेटी से हुई है। जैसे साउन हीजू को एक होटल ले आता है, क्योंकि आज के दिन ये लोग फैमिली डिनर करते हैं। साउन पहले उसे होटल रूम ले जाता है। हीजू फ्रेश होकर आती है। साउन कहता है कि हमें बात करने की जरूरत है, तो उसे बैठने के लिए कहता है। बताता है कि तुम जानती हो कोई हमारे पीछे पड़ा है, पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में ब्लास्ट, और अब लगता है तुम्हारे डैड को भी उससे खतरा है। अभी तक तो मैंने पुलिस में कंप्लेन नहीं किया है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए अभी बता दो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो। क्योंकि साउन को डाउट था कि हीजू कुछ तो छुपा रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी हम इतने भी क्लोज नहीं है कि एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर करे। देन वो हीजू के लिए खाना ले आता है। उसे अच्छे से रेस्ट करके खाना खाकर नीचे आने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे साउन के मॉम डैड के साथ डिनर था। तो साउन के डैड चाहते थे कि साउन उनके इलेक्शन कैंपेन में हेल्प करें, इसको साउन डायरेक्टली मना कर देता है। वहीं हमें समझ आता है कि साउन का अपने डैड के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसलिए साउन के डैड उस पर हमेशा नाराज रहते हैं। कुछ देर बाद में हीजू आती है, तो साउन के डैड हीजू की इंसल्ट करने लगते हैं, जिससे साउन को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने डैड को सुनाकर हीजू को लेकर जाने लगता है। तभी साउन के डैड गुस्से में एक वाइन का ग्लास उसकी तरफ फेंकते हैं, तो साउन हीजू को कवर कर लेता है और उसके डैड आकर उसका कॉलर पकड़ लेते हैं कि अगर तुम मेरी परछाई से बाहर निकले तो बर्बाद हो जाओगे। इस पे साउन कहता है कि मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ, इसलिए आप अपने बारे में सोचिए। ग्रैंडपा के दम पे तो आप पॉलिटिक्स में आ गए और अब खुद के दम पे आगे बढ़कर दिखाइए। ये बोलकर हीजू का हाथ होल्ड करता है, उसे लेकर चला जाता है। लिफ्ट में हीजू अपना हाथ चुराने की कोशिश करती है, लेकिन साउन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसे कहता है कि तुम जरूर मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे अपनी बहन की जगह शादी करनी पड़ी। तुम बोल नहीं सकती, इसलिए अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डिफेंड नहीं कर सकती। पर ये लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे तो को कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए इनकी बात को सुनने की जरूरत नहीं है, ना ही दिल पे लेना। ये बोलकर उसे घर ले आता है। हीजू को अब किडनैपर का फोन देखकर बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो उसे कचरे के बीच में डालकर फेंकने के लिए जाती है। तो साउन कहता है कि कचरे की थैली मुझे दे दो, मैं फेंक कर आता हूँ। इससे हीजू तो और घबराने लगती है, इसलिए दोनों में कचरे को लेकर छीना झड़पी होने लगती है। पर हीजू उससे छीन कर अपने रूम में वापस आ जाती है, जहाँ उसकी डायरेक्टर एंड बाकी कलीग्स वीडियो कॉल करके उसे गुड लक विश करते हैं, क्योंकि कल प्रेसिडेंशियल ऑफिस में इंटरव्यू था। अभी साउन भी उसे ऑल द बेस्ट कहता है। हीजू लिखते अगर मैं पास हो गई तो फिर क्या होगा, हमारी फैमिली को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रही ना तो क्या होगा। तो साउन कहता है हीजू आखिर कब तक तुम एक ओबीडियंट बच्ची बनी रहोगी जो हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स फॉलो करती है। क्या तुम दूसरों की बात सुन सुनकर थक नहीं गई हो? ये तुम्हारे लिए एक मौका है अपने दम पे खड़े होने का, अपना नाम बनाने का, इसलिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, खुद के लिए करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये बोलकर वो जाने लगा था, तो हीजू उसे रोक कर दिखती है कि ओके फिर तुम सोचना चालू करो, अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो सिचुएशन कैसे हैंडल करोगे। साउन थोड़ा स्माइल करता है। तो अगले दिन दोजे सांगू की सारी इन्फॉर्मेशन साउन को देता है, जहाँ उसे पता चलता है कि सांगू यूरी के साथ क्राइम रिपोर्ट नाम का एक शो करने वाला है। और साउन खुद इंटरव्यू लेने के लिए नहीं जाता, अपने ऑफिस में ही बैठकर लाइव देखता है। हीजू की बारी आ जाती है, जहाँ उसे साउन के एक स्पीच को
लाइव इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाता है, जिसको हिजू बहुत ही आराम से साउन के वॉइस के साथ प्रॉपर सिंक में इंटरप्रेट कर देती है। अब उसकी इतनी परफेक्शन देखकर साउन भी इधर हैरान रह गया था, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है, इसीलिए वो खुद इंटरव्यू रूम में आता है और हिजू से पूछता है कि तुमने कई बार मेरे बोलने से पहले ही हैंड साइंस करने लग गई थी, इसीलिए सच बताओ क्या तुम्हें ये स्पीच पहले से ही पता था? तो हिजू साइन लैंग्वेज में बताते हैं कि मैंने इन वीडियोस पे बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो साउन उसके दूसरे स्पीच के वीडियोस को इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। अब हिजू को बहुत सारे स्पीचेस दिखाए जाते हैं, जिन सभी को हिजू परफेक्टली सिंग के साथ इंटरप्रेट कर देती है, जो देखकर साउन के साथ साथ सारे इंटरव्यूअर भी शॉक्ड हो जाते हैं। साउन उससे रोकर पूछता कि क्या तुमने मेरे सारे वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस किया है? हिजू हाँ में सर हिलाती है। तो साउन कहता है यानी तुमने मेरे सारे स्पीचेस को मेमोराइज कर लिया है? जी कहती है नहीं, मैंने आपकी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। साउन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रैंडमली मेरे किसी भी स्पीच को इतने परफेक्टली मेरे वर्ड्स के साथ अपने हैंड मूवमेंट्स को मैच कर सकती हो? जो साइन लैंग्वेज में कहती है क्योंकि मैं पागल हूँ। जो सुन सब लोग तो स्माइल करने लगते हैं। जो बताती है आपकी स्पीच ब्रीफिंग से ऑब्सेस्ड थी, हमेशा से ही मेरा सपना था साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनना, इसलिए मैंने आपकी सारी वीडियोस देखकर इंटेंस प्रैक्टिस की, आपके लिप मूवमेंट्स को पढ़ा, आपके बोलने के तरीके को पढ़ा, आपको मिमिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की। जो सुन सब लोग तो और शॉक्ड होते हैं। साउन पूछता है क्या तुम सच में कुछ बोल नहीं सकती? अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो स्पोक्स पर्सन की टीम के साथ तुम कैसे बात करोगी? ये पूछती है कि आपको साइन लैंग्वेज आती है? नहीं आती तो मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आपको भी समझ आएगा कि इंटरप्रेटर आपकी बात को सही से कन्वे कर पा रहा है या नहीं। अगर आप सीख लेंगे तो मेरे साथ कम्युनिकेट करने में आपको ही आसानी होगी। लेकिन साउन उसे अभी जो बोलेगा ऑन द स्पॉट इंटरप्रेट करने के लिए कहता है। जो बातें उसने किसी भी स्पीच में नहीं कही, तो वो एक मैरिड कपल की स्टोरी बताता है, जिसमें उस कपल के बीच में कम्युनिकेशन नहीं थी, तभी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। पर अगर वो ट्राई करें तो क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक नॉर्मल कपल की तरह ठीक कर सकते हैं? तो ये साउन अपनी ही कहानी बता रहा था। इसको हिजू परफेक्टली इंटरप्रेट कर देती है। इसको देखकर अगेन सब लोग सरप्राइज्ड रह जाते हैं। जो साउन बाहर चला आता है और हिजू की बातों के बारे में सोचकर कहता है कि क्या हो तुम। डेरेंजर देखते हैं चेयरमैन होंग की बड़ी बेटी यानी हिजू की स्टेप सिस्टर होंग इना कोरिया वापस आ जाती है। साउन ने हिजू के डैड को एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तो हिजू अपने डैड से मिलने जाती है, जहाँ उसके डैड के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो देखकर हिजू पूछती कि डैड ये सब किसने किया? अब हिजू के डैड जो बात सुनते थे उससे रिपीट किया करते थे। तो जब साउन इनसे मिलने आया था तब उसने कहा था कि डोंट वरी डैड, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिजू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तो हिजू के डैड यही बात रिपीट करते हैं, तो वो समझ जाती है कि साउन यहाँ आया था। लेकिन अब वो साउन के बारे में सोचने लग जाती है, क्योंकि वो कभी रूड बिहेव करता है तो कभी बहुत प्यार से, कभी बहुत हार्श होता है तो कभी बहुत काइंड। तो अपने डैड से कहती कि मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ। इधर इंटरव्यूअर टीम ने हिजू को ही सिलेक्ट किया था, जिस बाद में वो साउन को बताने आते हैं। साउन उनके सामने कुछ खास रिएक्ट तो नहीं करता, लेकिन वो बहुत खुश होता है। हिजू का नाम देखकर वो अपने एक बचपन के टाइम को याद करता है। होंग फैमिली और बेक फैमिली फ्रेंड्स थे, इवन दोनों फैमिली आसपास ही रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के घर आना जाना लगा ही रहता था। तो एक दिन होंग फैमिली के घर पे साउन और उसकी फैमिली आई थी। सभी लोग खाना खाने बैठे थे। साउन को खाने के लिए सी फूड दिया गया था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर उसकी मॉम उसे जबरदस्ती खाने के लिए कहती है और कहती है मेरे बेटे को फिश पसंद है। जो साउन चुपचाप से खा लेता है। कि जाने के बाद वो नीचे देखता है, तब वो हिजू को देखता है, जिसको बहुत भूख लगी थी और उसे सी फूड खाना था। लेकिन उसकी मॉम उसे डाइट वाला कोई थोड़ा सा खाना खाने के लिए देती है, जो उसे खाना नहीं था, और उसकी मॉम उसे वही खाने के लिए कहकर चली जाती है। तो उनके जाते ही साउन नीचे आता है और हिजू को साइड में ले आता है और उसे अपनी सी फूड वाली प्लेट खाने के लिए दे देता है। इसको हिजू बहुत जल्दी जल्दी खाने लगती है, क्योंकि अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो उसे डांटेगी। तब साउन ने उसका नाम पूछा था, तब हिजू ने उसके हाथ में अपना नाम लिखकर बताया था। साउन हिजू की फोटो देकर यही याद करता है और कहता है तुम इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। तभी उसे हिजू थैंक यू मैसेज करती है उसके डैड के लिए इतना करने के लिए, जो देख साउन स्माइल करता है। तभी इधर हिजू को इना के एक पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है। इससे वो समझ जाते कि इना कोरिया आ चुकी है, जिससे उसे फिर से याद आता है किस तरह उसकी माँ ने उसे इना की जगह लेकर साउन से शादी करने के लिए फोर्स किया था। तो वो अपने वेडिंग रिंग को निकालती है, उसे देखकर याद करती है, जिसे साउन ने पहनाने के बाद कहा था कि इसे संभाल कर रखना, कि असली ओनर आ गई तो इसे वापस करना पड़ेगा। तो याद करके वो उस कचरे से किडनैपर वाले फोन को निकाल लेती है। इधर साउन यूरी को कॉल करता है। सांगू के बारे में उसे जो भी पता है बताने के लिए कहता है। अब यूरी उससे बात करने के एक्साइटमेंट में ये बता देती है सांगू एक ऑर्फनेज में पला बड़ा है। साउन कहता है नूरी ड्रीम सेंटर में ना, जिसका पहले नाम था सीनिल चाइल्ड केयर सेंटर। यूरी यहाँ कहती है। तभी साउन को किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। हिजू कहती है तुमने पूछा था ना कि तुम्हारा डिवोर्स कराकर मुझे क्या हासिल होगा, उसका जवाब है मेरे पास। होंग इना उससे वापस आकर अपनी जगह भी तो चाहिए। वैसे भी तुम और तुम्हारी फैमिली तो सही चाहते थे, हिजू तो जस्ट एक रिप्लेसमेंट थी, इसीलिए हिजू को छोड़ दो। साउन कहता लगता है तुम्हें सब कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इना के गायब होने से पहले जिससे वो आखिरी बार मिली थी वो मैं था, शायद तुम ने इस बारे में अच्छे से पता नहीं किया। तो हिजू पूछती है तुम दोनों ने किस बारे में बात की। साउन कहता है कि हमने एक डील की थी, जिसके हिसाब से इना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बनेगी। जो सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है। तो साउन कहता है कि लगता है तुम जिस इरादे से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने उस मोटिव को ही खत्म कर दिया। योसन हिजू कॉल काट देती है, क्योंकि साउन घर पहुंच गया था। वो हिजू के पास आता है, उसे सॉरी कहता है।
क्योंकि उसने हीजू को अंडर एस्टिमेट किया था और उसने इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से दिया। उसे याद दिला था कि कल चेयरमैन होंग यानी हीजू के स्टेप डैड की कंपनी की एनिवर्सरी है, इसके पार्टी में इन्हें जाना है। पर हीजू अपने मन में कहती कि क्या ये नहीं जानता कि इना वापस आ गई है। तो अगले दिन शाम को ये लोग पार्टी में पहुंचते हैं। हीजू को देखकर उसकी मॉम उसे साइड के एक रूम में ले जाती है। तुमने साउंड को अपने डैड के बारे में पता चलने कैसे दिया? एक काम तुम ढंग से नहीं कर सकती। हीजू टाइप करके पूछती कि क्या आप ये नहीं पूछेंगे कि डैड को वहां से शिफ्ट क्यों किया गया? हीजू की मॉम कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अच्छा ही है, मुझे आपसे हॉस्पिटल में पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या पहना है? ये बोलकर उसकी कोट उतार देती है और बाहर आकर अच्छा दिखने के लिए कहती है। तो इसके पास ही वॉशरूम था जहाँ दो लड़कियां हीजू के बारे में बुरा भला बोल रही थी। जो सब सुनकर हीजू को बहुत बुरा लगता है। पार्टी में आती है तो अंदर सभी लोग आपस में बात करने में बिजी थे, जैसे कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। इसीलिए वो ड्रिंक करते करते टेरेस में आ जाती है, जहाँ वो अपने लाइफ के बारे में सोचकर सैड फील कर रही थी कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। तो वो किडनैपर का फोन निकलकर साउंड को कॉल करने के बारे में सोचती है। उसे कॉल लगाकर वो अपने आप से कहती है कि ये तो मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा होगा। तभी साउंड कॉल पिक करता है तो हीजू कहती है कि तुम्हारी फियांसी शादी से पहले गायब हो गई, फिर जब हीजू ने उसकी जगह ले ली तब तुमने कैसा फील किया? जरूर अच्छा तो नहीं लगा होगा। वो बहुत बेचारी थी, उसकी कोई सोशल स्किल्स नहीं है, ना ही सक्सेसफुल है। वो बस किसी सप्लीमेंट्री पेजेस की तरह थी जो तुम्हें इना के साथ फ्री में मिल गई, बट वो भी जानती है। ये सब छोड़कर वो बाहर आना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे अमीर फैमिलीज पसंद नहीं है, पर उसे ये लग्जरियस लाइफ जीकर कंफर्ट मिला। वो कायलों की तरह पैसों के सामने झुक गई। पर साउंड कहता है नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करती है। उसके पास सोशल स्किल्स नहीं है, ये भी गलत है। लोग पहले से ही उसे रूडली बात करते हैं, इसीलिए वो ज्यादा घुसती मिलती नहीं है। और वो पैसों के सामने कभी नहीं झुकी। वो बस अपनी माँ से थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए उनकी सारी बात मानती है, चाहे वो सही हो या गलत। ये सब बताते हुए वो हीजू को हर जगह ढूंढने लगता है। उनसे आगे बताता है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी खाना या बोलना पसंद नहीं था। मेरे चारों ओर बस बुरे लोग थे, लालची लोग जो बहुत बात करते थे। अब एक सिर्फ हीजू थी जो सबसे शांत थी। मैंने जब उसे देखा तो पता नहीं, मुझे एक अजीब सी शांति मिली। उसे देखकर मुझे कंफर्ट मिला। और तुमने क्या कहा? हीजू एक सप्लीमेंट्री पेज है? नहीं, वो सबसे यूनिक है। उसने कितनी मेहनत की है तुम नहीं जानते। वो अपना नाम खुद बनाई है अपने मेहनत से, इसीलिए अगर नहीं पता तो मेरी वाइफ के बारे में कुछ भी ऐसा मत बोलो। अब ये सब सुनकर हीजू तो रो पड़ती है, रोते हुए कहती है कि फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों ट्रीट किया, जैसे वो है ही नहीं। तुमने कहा था तुम हीजू को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, तो फिर तुमने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों कोई कपल नहीं हो? तब हीजू एलिवेटर खुलने की आवाज सुनकर पीछे मुड़ती है तो एलिवेटर से साउंड बाहर आता है। तो हीजू को फोन के साथ टेरेस से एकदम साइड में देख लेता है। सीन कट होता है, हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है। साउंड रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था। पहले तो उसने ऑफिसर्स के साथ फोटोज खिंचाई। रिपोर्ट लिखते टाइम ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि आपकी वाइफ उस दिन हमारे कार में अचानक से बहुत शॉक्ड हो गई थी। हमें तो ऐसा लगा था कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। अचानक से वो बहुत चिल्लाने लग गए, कार रोकने के लिए कह रहे थे। यूसन साउंड शॉकिंगली पूछता कि क्या मेरी वाइफ ने आपसे कार रोकने के लिए कहा? ऑफिसर कहता है हाँ। तो साउंड की कार का डैश कैम फुटेज लेता है। तो वो फुटेज देखकर साउंड समझ जाता है कि हीजू बात कर सकती है। इससे तो वो काफी शॉक्ड एंड गुस्सा दोनों होता है। इसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत साउंड के पार्टी में पहुंचने से होती है। यहाँ आने से पहले वो पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ से उसे पता चल गया था कि हीजू बात कर सकती है। लिफ्ट से बाहर आते ही उसने हीजू की मॉम को उसे ले जाते हुए देखा था। जब वो हीजू को डांट रही थी, बाहर से साउंड ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। हीजू की मॉम के बाहर आते ही वो उनके साथ पार्टी में आने लगता है। जाते हुए उनसे पूछता है कि हीजू बात क्यों नहीं करती। हीजू की मॉम कहती कि तुम तो जानते हो 20 साल पहले उस एक्सीडेंट में हीजू ने अपने भाई को खो दिया और उसकी सिस्टर डेफ हो गई। उस शॉक की वजह से हीजू तब से बोल नहीं पाती। साउंड पूछता है 20 साल बाद भी उसका इफेक्ट कैसा रह सकता है? थोड़ी अजीब बात नहीं है? हीजू की मॉम कहती कि शायद उसे गिल्ट है। साउंड कहता है कि इस बात का गिल्ट? क्या उस एक्सीडेंट की गलती हीजू की थी? हीजू की मॉम कहती कि उसने अपने भाई को खो दिया, उसकी बहन बहरी हो गई, तो वो ठीक कैसे हो सकती है और उसे होना भी नहीं चाहिए। जो साउंड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि आगे से मेरी वाइफ के साथ थोड़ा तमीज से बात करिएगा। जो सुन हीजू की मॉम भी हैरान रह जाती है। अब पार्टी में उसे हीजू कहीं नहीं दिख रही थी, इसीलिए वो हीजू को ढूंढने ही लगा था। में उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आया, यानी हीजू ने तभी इसे कॉल किया था। तो पिछले एपिसोड के आखिर में जो सारी बातें हुई थी वही सब होती है। बस साउंड को जाते हुए हीजू का कोट मिल गया था, इसे लेकर वो टेरेस पे पहुंचा था। अब हीजू एकदम रेलिंग के किनारे खड़ी थी और ऐसे अचानक से साउंड को देखकर वो जल्दी से वो किडनैपर वाला फोन अपने पर्स में छुपा लेती है और पीछे जाते जाते वो गिरने वाली होती है और साउंड भाग कर आता है, उसे होल्ड कर लेता है। साउंड उसे डांटने लगता है कि तुम रेलिंग के पास क्या कर रही थी, क्या मरना चाहती थी? अभी हीजू को हिचकियां आने लगती है। साउंड पूछता कि क्या तुम किसी से फोन पर बात कर रही थी? और तुम तो कभी किसी को कॉल नहीं करती ना, जवाब दो। पर हीजू कुछ भी नहीं कह रही थी, इसलिए साउंड को और गुस्सा आ रहा था। उसे कहता है कि कुछ बोलो कि या मैं फोर्स करूं। ये बोलकर उसकी ओर बढ़ने ही लगा था, तभी उसे दोजे का मैसेज आता है। मौका देकर हीजू जाने लगती है, पर साउंड उसका कोट पहना देता है, उसे जाने देता है। तभी दोजे उसे कॉल करता है, बताता है कि इस बार किडनैपर का लोकेशन मिल गया है, वो आपके लोकेशन के ही आसपास है। जो सुनकर साउंड को हीजू की फिक्र होती है, पर जब तक वो लिफ्ट में जा चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से भागकर नीचे आता है। पर हीजू को पार्टी में सही सलामत देखकर उसे चैन पड़ता है, तो वो दोजे को कॉल करके जल्दी से उस किडनैपर के वॉइस का मॉड्यूलेशन हटाने के लिए कहता है और इस पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उन सब की लिस्ट निकालने के लिए कहता है। देन पार्टी के बाद दोनों घर लौट आते हैं। तो साउंड
हीजू के घुटने के स्कार के बारे में पूछता है कि बचपन में एक बार कुत्ते से बचते हुए उसके घुटने पे चोट लग गई थी। इसके बारे में याद दिलाते हुए साउन कहता है तुम्हें वो कुत्ता काटने वाला था लेकिन तब भी तुमने कोई आवाज नहीं किया था। ऐसे सिचुएशन में कोई छोटी बच्ची अपनी चीख कैसे रोक सकती है, सबसे अलग हो। पर मैं ये देखने के लिए काफी बेचैन हूँ कि आखिर कब तक तुम अपने आप को रोकोगी। ये बोलकर अपने रूम में चला जाता है। हीजू याद करती है उस दिन को जब हीजू ने अपने स्कूल की एक फॉर्म में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था उसे एक न्यूज ब्रॉडकास्टर बनना है, जिसे देखकर उसकी मॉम ने उसे बहुत डांटा था, इवन मारा भी था, कहा था इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम बोल नहीं सकती। ये सब सुनकर हीजू रोते हुए घर से बाहर भाग आई थी। कुत्ता उसके सामने आ गया था जो हीजू को काटने आ रहा था। हीजू भागते हुए गिर गई थी पर तभी साउन ने कुत्ते पे अपना बैग फेंक कर उसे बचाया था। अब साउन जानता था कि हीजू की मॉम उसे बहुत डांटती है, उसे कंट्रोल करती है, इसीलिए तब उसने कहा था कि अपने लिए फाइट करना सीखो, भले ही वो तुम्हारी माँ हो या बहन हो, तुम्हें अपने भले के लिए फाइट करनी चाहिए। हीजू के घुटने पे चोट लगी थी, इसीलिए साउन उसे पिगी बैक राइड देकर उसके घर तक छोड़ आया था। तो हीजू साउन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। इधर साउन भी सोच रहा था कि वो डायरेक्ट ले जाकर हीजू को कन्फ्रंट करेगा, उससे पूछेगा कि वो पिछले 20 सालों से ये बात क्यों छुपा रही थी, बात कर सकती थी फिर भी इतने सालों से चुप क्यों रही। तो साउन ये सब इमेजिन कर रहा था कि जब ये वो बोलेगा तब हीजू कह सकती कि सबके सीक्रेट्स होते हैं या तुम्हारी कोई सीक्रेट नहीं है, क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बस यही सोचकर साउन उसके रूम के बाहर से ही लौट जाता है। तो अगले दिन साउन के ऑफिस में मीटिंग होती है। उन्होंने इंटरप्रेटर्स को फाइनल कर लिया था और वो लोग कल से ऑफिस आएंगे, पर साउन का तो बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं लग रहा था। तो साउन अपने एक टीममेट मिस्टर कान को बात करने के लिए बुलाता है जो कि मैरिड थे। तो उनसे पूछता है कि क्या आप अपनी वाइफ को सारी बात बताते हो या कभी कोई बात छुपाते हो। मिस्टर कांग कहते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट बात तो नहीं छुपाता, कभी कभार कोई छोटी मोटी बात ना बताने पर भी चलता है, बट डेफिनेटली कोई ऐसा सीक्रेट नहीं रखता। बट एट द एंड ऑफ द डे शादी में दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, तभी आप खुश रह सकते हो। इधर हीजू को प्रेसिडेंशियल ऑफिस से सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, इसलिए डायरेक्टर एंड उसके कलीग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हीजू ये देखकर काफी इमोशनल भी होती है, तो वो साउन को मैसेज करने का सोचती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मैसेज करे। पर तभी गलती से एक इमोजी सेंड हो जाता है, वो आंखों में 2 हार्ट वाला इमोजी, जो देखकर हीजू काफी नर्वस एंड एम्बैरेस होने लगती है। वहीं दिल साउन भी इमोजी देखकर शॉक्ड होता है। अब वो मीटिंग के बीच में था, हीजू को रिप्लाई करने के लिए वो जल्दी से इन्हें कह देता है इस वीकेंड पे हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, हमारे टीम में नए इंटरप्रेटर्स के आने को सेलिब्रेट करने के लिए। वो मीटिंग खत्म करके अपने केबिन आता है और इस इमोजी को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो ये भी उसे रिप्लाई करने का सोचता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि क्या रिप्लाई करूं। इधर हीजू इमोजी को डिलीट करने का सोचती है, बट देन साउन ने तो देख लिया था, अभी डिलीट किया तो अजीब लगेगा, ये सोचकर नहीं करती। आखिर में साउन बहुत कुछ सोचने के बाद कांग्रेचुलेशन लिखकर भेजता है, जिसे देखकर हीजू थोड़ा स्माइल करती है। राउंड की टीम लंच करने जाती है, वहाँ भी साउन हीजू के रिप्लाई का वेट करते हुए बैठा था। हीजू से थैंक्स कहती है, साउन लिखता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुमने अपनी काबिलियत से इसे हासिल किया है। तो हीजू लिखती है फिर भी मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जो देखकर साउन हैप्पी होता है। तो वो अपने कलीग से पूछता है कि किसी को जॉब मिली है तो उन्हें देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या होगा। एक जन सजेस्ट करती है सूट देने का, जो साउन को भी अच्छा लगता है। तो वो हीजू को शाम में एक जगह आने के लिए मैसेज करता है। इधर सांगू यूरी के साथ वो 20 साल पहले वाला पुराना मेंशन विजिट करने आता है, जहाँ पे उस अमीर फैमिली के बच्चे के साथ सांगू की मुलाकात हुई थी। तो फेंसेस को पार करके वो लोग मेंशन के अंदर घुस जाते हैं। तो सांगू यहाँ उसे आगे की कहानी बताता है कि वो यहाँ क्या देखकर डर के भागा था। तो वो लोग उस अमीर बच्चे के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ सांगू बताता है कि एक दिन खेलते खेलते एक बिल्ली इस रूम में आ गई थी, जिसे देखकर उस बच्चे ने एक चाकू निकाल लिया था और सांगू से कहा था कि चलो इसका पेट काटते हैं, बहुत मजा आएगा, फिर इसकी पूंछ काटेंगे, फिर इसके पैर और फिर सर। जो सुनकर सांगू यहाँ से भाग गया था। ये बताता है कि उस बच्चे ने ये बात ऐसे कही थी जैसे उसके लिए ये सब नॉर्मल हो। तो यहाँ से लौटते हुए असली केस के बारे में बताता है कि इसके बाद से ही शिनिल चाइल्ड केयर सेंटर से कुछ बच्चे मिसिंग हो गए थे, इस बारे में मुझे कई सालों बाद पता चला था। यूरी पूछती है तुम 20 साल बाद इस केस के बारे में छानबीन क्यों कर रहे हो। सांगू बताता है कि उस मेंशन को सबसे पहले मैंने देखा था और मैंने जाकर अपने ऑर्फनेज के बच्चों से उस मेंशन में खेलने चलने के लिए कहा था। इसके बाद से ही वो बच्चे गायब हुए थे। इस बारे में पहले से ही पता करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर रहा था, और अब तुम्हारे चैनल के जरिए मुझे इस केस को सबके सामने लाने का मौका मिला है। यूरी से सॉरी कहती है क्योंकि साउन को उसने सांगू की एक पर्सनल बात बता दी थी। वो पूछता है कि स्पोक्स पर्सन साउन ने मेरे बारे में तुमसे पूछा। यूरी कहती हाँ ऐसी छोटी मोटी बातें। अभी उसे भी पता चलता है कि हीजू का सिलेक्शन हो गया है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, जो बात वो सांगू को भी बताती है। इधर शाम को जहाँ पे हीजू को बुलाया था वहाँ पहुंच जाती है, जो कि एक क्लोथिंग स्टोर था, जहाँ साउन ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सूट चूज कर रखा था। तो हीजू उस सूट को ट्राई करने जाती है। अभी हम देखते हैं इन्हा बीसी शॉप में आई हुई थी और वो दूसरे साइड शॉपिंग कर रही थी। हीजू सूट पहनकर आती इधर तक साउन भी पहुंच गया था, जो उसे देखकर कहता है कि सूट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हीजू चेंज करके आती है। साउन उसे एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन हीजू को वो पसंद नहीं आता। तो बाहर आकर साउन कहता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। हीजू दिखती है कि वो ड्रेस मुझ पे अच्छे नहीं लगते, मैं देखकर बता सकती हूँ। तभी साउन सामने के एक स्टोर में एक ड्रेस देखता है। तो हीजू को कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो उसे स्टोर में ले जाता है। हीजू वो ड्रेस ट्राई करने गई थी। तभी साउन को दोजी का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि जब किडनैपर के मॉड्यूलेटेड वॉइस को हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि वो वॉइस एक लड़की की है। साउन को इस पे बिलीव तो नहीं होता, इसीलिए एक और बार उसे अच्छे से एनालाइज करने के लिए कहता है। तभी हीजू बाहर आती तो उसे साउन देखते रह जाता है और उसके पास आकर कहता है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना एक बहुत बड़ी बैड हैबिट है, इसको दूर करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी उन दोनों को बाहर से ही ना देख लेती है। तो ये ड्रेस लेकर दोनों बाहर आते हैं।
हीजू टाइप करके साउन से पूछते कि तुम्हें क्या खाना है। अभी उसके फोन पे सांगू का मैसेज आता है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने साथ में डिनर करने बुलाता है और बताता है यूरी भी मेरे साथ है। साउन तो उसके फोन की ओर घूर घूर के देख रहा था। अब ये मैसेज देखकर वो कहता है कि चलो चलते हैं पर मेरे साथ, तो दोनों पहुंच जाते हैं। पिछली बार की तरह ही फिर से सांगू और साउन में सवाल जवाब चालू हो जाता है। सांगू पूछता है आप दोनों साथ कैसे आए। साउन बताता है हीजू मुझे ट्वीट देना चाहती थी। सांगू उसका रीजन पूछने लगता है। साउन पूछता है तुम यूरी के साथ कैसे आए। सांगू बताता है क्योंकि हम दोनों साथ एक प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उसी के सिलसिले में साइट विजिट करने गए थे। साउन पूछता है कौन सी जगह। यूरी बताती है एक ऑर्फनेज के मिसिंग चिल्ड्रन का केस है, पर इसके आगे सांगू उसे बताने से रोकता है। अब ये सब देखकर हीजू उन्हें रोकती है और सांगू से कहती है तुम तो यहाँ मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए थे। सांगू उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर कहता है तुम्हारा ड्रीम तो कुछ और था ना। जिस समय कॉलेज में इनके पहली मुलाकात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये चुक्ति से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आई थी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने, क्योंकि वो एक न्यूज कास्टर बनना चाहती थी। तो यहाँ वो म्यूजिक चालू करके हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है एंड हैप्पीली डांस करने लगती है। यहीं ब्रॉडकास्टिंग रूम में सांगू सो रहा था और आवाज सुनकर वो उठ गया था। तो यहीं इनकी पहली मुलाकात हुई थी और तब से ही हीजू पे उसे क्रश आया था। कंग में टू प्रेजेंट ये सुनते ही ड्यूटी शुरू हो जाती है। ये कितना रोमांटिक माहौल था। ब्रॉडकास्टिंग रूम फ्लर्टिंग के लिए परफेक्ट जगह थी। तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा, फ्लर्ट तो जरूर किया होगा। यूजन साउंड भी पूछता है कि क्या तुम दोनों ने फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बातें किया ही होगा, वरना ही जो ब्रॉडकास्टिंग रूम में क्यों आई होगी, न्यूज कास्टर बनने तो नहीं आई होगी ना। सांगू कहता है वो बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती। बस अब हीजू के लिए माहौल ऑकवर्ड हो रहा था। यूरी को भी अपनी गलती रियलाइज होती कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए था। साउंड कहता है अभी हीजू के ड्रिंक के बाद लाने की क्या जरूरत थी। अभी वो प्रेसिडेंशियल ऑफिस की साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। अब इनके बीच फिर से डिबेट चालू ना हो, इसीलिए हीजू उन्हें रोकती है और साइन लैंग्वेज में कहती है ये सच है कि मैं पहले न्यूज कास्टर बनना चाहती थी, लेकिन मैं अभी प्रेसिडेंशियल ऑफिस के इंटरप्रेटर बन के खुश हूँ। ये बोलकर वो थोड़ा अपसेट होकर ड्रिंक करती है, बाहर चली जाती है, जहाँ उसे ईना का मैसेज आता है। साउंड हीजू को देखने आता है, लेकिन हीजू उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो दो स्कूल के बच्चे को जाते हुए देखता है जो अपने एक फ्रेंड के नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। इन्हें देखकर साउंड को अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। साउंड पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए वो ईना को पढ़ाने आता था, जिसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी हीजू। ईना ने बात करना बंद कर दिया था, इवन वो अपना सुनने का डिवाइस भी नहीं पहनती थी। इसके बारे में पूछने पर हीजू उसे लिख कर बताती है तुम जो समझाओगे मैं उसे ईना को समझा दूंगी। ईना पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, इसीलिए साउंड उसे डांट लगाता है, लेकिन हीजू कुछ और ही लेकर ईना को दिखाती है। वो बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखती थी। साउंड तुम्हारा प्रोग्रेस देखकर खुश है कि साउंड ने उसे अच्छे से दोबारा कंप्लीट करने के लिए कहा था। वो यही याद कर ही रहा था, तभी उसे किडनैपर के नंबर से कॉल आता है। यानी हीजू कॉल करती है जो एक शॉप के बाहर बैठी हुई थी। तो साउंड उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी हीजू की आवाज सुनी है। सुन हीजू हैरान होती है और कहती है कि हीजू बात नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं हीजू रास्ते के उस पार एक शॉप के बाहर बैठी थी और साउंड दूसरी साइड से चलकर जा रहा था। साउंड उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो वो क्यों बात नहीं कर सकती। उस एक्सीडेंट के बाद ईना ने अपनी हियरिंग एबिलिटी खो दी और उसके बाद से उसने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहना, नहीं उसने साइन लैंग्वेज यूज करना सीखा, बल्कि तब उसने हीजू को अपने साथ रखा उसके जरिए नोट्स लिखवा कर दूसरों से बात की। तब साउंड हीजू की मॉम की बात याद करते हैं, उसे समझ आ जाता है सब ईना की वजह से है ना, क्योंकि चेयरमैन हॉन्ग की इकलौती बायोलॉजिकल बेटी डिसेबल्ड हो गई थी और उसी घर में रहने वाली हीजू को शायद बोलने के लिए मना कर दिया गया। के अलावा तो मेरे दिमाग में और कोई रीजन नहीं आ रहा है। ये सब सुन हीजू हैरान थी, पर वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम हीजू को कभी नहीं छोड़ोगे, और क्या ईना के वापस आने के बाद भी नहीं। तभी ग्रीन लाइट होती है। साउंड रास्ता पार कर रहा था, मैं उसे फोन में बताते हुए जा रहा था मैं हीजू को कभी नहीं छोड़ूंगा और एक आखिरी बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ हीजू के लिए मेरी फीलिंग्स। उसने इतना कहा ही था कि ये कार उसकी ओर तेजी से आने लगती है। तभी हीजू साउंड को सामने देख लेती है तो वो साउंड का नाम चिल्लाती है, भाग कर आकर साउंड को लेकर साइड में गिर जाती है, जिससे वो बच जाता है, पर दोनों के हाथों में थोड़ी चोट लग जाती है। देन उठने के बाद साउंड उसके हाथ पे बैंडेड लगा देता है और ऐसी लापरवाही करने के लिए उसे थोड़ा डांट लगाता है। तभी उसे याद आता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाम पुकारा था ना, तुम्हारी आवाज को फिर सुनना चाहता हूँ। लेकिन ये जो कोई जवाब नहीं दे रही थी। योतिक साउंड कहता है कि तुम्हारे बोलने से कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जो भी तुमने अपने अंदर छुपा कर रखा है वो सब कुछ बोलो, मैं सुनूंगा, जो बोलना चाहती हो बोलो। पर ईजू कुछ भी नहीं कहती। सीन कट होता है। ईना इधर साउंड और ईजू के बारे में ही सोच रही थी। इधर घर आकर ईजू साउंड की चूज किए हुए ड्रेस को देखकर स्माइल करती है, पर तभी उसके फोन पर असली किडनैपर का कॉल आ जाता है, जिसे वो डरते डरते उठाती है। सीन कट होता है। अगले दिन प्रेसिडेंट खुद नए टीम मेंबर से मिलते हैं। सबका नाम पूछते हुए ईजू से भी नाम पूछते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ईजू बोल नहीं सकती। तो वो साउंड से कहते हैं कि फिर हम आपस में बात कैसे करेंगे। तो साउंड कहता है कि डोंट वरी सर, मैं इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जिससे मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकूंगा। ड्यूसन प्रेसिडेंट तो बड़े खुश होते हैं और ईजू से कहते हैं कि फिर हमारे स्पोक्स पर्सन को अच्छे से सिखाना। तो साउंड ईजू से साइन लैंग्वेज सीखने लग जाता है। ईजू से एक पेपर देती है और जो भी उसे साइन लैंग्वेज में सीखना है वो सब लिखने के लिए कहती है। देन एक एक करके वो सब सिखाती है। देन शाम को इन्हें वेलकम पार्टी दी जाती है, जहाँ दोजे आकर साउंड को बात करने बुलाता है, जो उसे बताता है कि अचानक से हमारे सारे सिस्टम्स को हैक कर लिया गया था, पर हमने उस किडनैपर के मॉडरेटेड वर्ड्स को रिकवर कर लिया है, जिसको एनालाइज करके कंफर्म है कि ये आवाज एक लड़की की है। तो इस कॉल रिकॉर्डिंग को साउंड सुनता है। इधर ही जो वॉशरूम आती है, जहाँ वो किडनैपर की बात को याद करती है। किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था उनको जिस कार से उसने बचाया है उसमें किडनैपर ही था। उसने कहा कि लगता है तुमने साउंड से डिवोर्स लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया। हीजू पूछती है तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स दूं। किडनैपर कहता है क्योंकि मैं साउंड को बर्बाद करना चाहता हूँ। हीजू रीजन पूछती है तो किडनैपर कहता है कि तुम उसे अच्छे से नहीं जानती हो, क्योंकि बेक साउंड को जो सबसे अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। देन उसे बताता है कि तुम जल्दी ही पकड़ी जाने वाली हो, साउंड को तुम्हारे बारे में पता चलने वाला है। इधर अब साउंड को बिलीव हो जाता है कि यह आवाज एक लड़की की है। अभी वो हीजू को देखता है, वो दोजे को एक और ऑडियो भेजेगा कहता है। उस ऑडियो को इस किडनैपर के वॉइस से मैच करके बताने के लिए कहता है, और जो ऑडियो उसे भेजता है वो थी पुलिस के
डैश कैम की। इसमें हीजू पुलिस वाले को गेट खोलने के लिए बोल रही थी। साउन अंदर आता है, सब लोग ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। तब साउन इस किडनैपर कियान हीजू के बारे में सोचकर कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। साउन का ड्राइवर उसे घर तक ले आता है, पर साउन कार के अंदर चिढ़ाता है, ड्राइवर को घर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर में हीजू आती है तो उसे उठाकर उनके रूम तक ले जाती है और घर के अंदर आते ही साउन के लड़खड़ाने की वजह से दोनों गिर जाते हैं। साइड में साउन का फोन भी गिर गया था। उसमें तभी दोजे का मैसेज आ गया था कि दोनों की वर्स 99.99% मैच हो गई है। एक अंदर हीजू तो साउन के ऊपर गिर गई थी और उनका किस हो गया था। इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पे खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है साउन के एक बुरे सपने से। इसमें छोटे साउन को कोई पानी में डुबा रहा था, तो इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वो अपने लेफ्ट की ओर देखता है तो हीजू उसके बाजुओं में सर रखकर सो रही थी। तभी हीजू की भी आंख खुलती है। दोनों ऑकवर्डनेस के साथ उठ जाते हैं, देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साउन याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे बस इतना याद था कि हीजू उसे उठाकर घर लाई। गिरने के बाद का उसे कुछ याद नहीं था। अभी वो अपना फोन चेक करने जाता है क्योंकि दोजे उसे वॉइस मैचिंग का रिजल्ट बताने वाला था और उसका फोन डेड हो गया था, इसीलिए चार्ज में लगाकर फोन ऑन करके बाहर आता है। हीजू उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है, फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं। साउन उससे पूछता है कि कल रात हम दोनों यहाँ कैसे सो रहे थे, कुछ हुआ था? पर हीजू थोड़ा शर्माते हुए कोई जवाब नहीं दे रही थी। टाइप करके कहती कि क्या मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता